A very good evening to all of you. All of you are getting the voice? यस बेटा, सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? ओके, है ना। तो जो मॉर्निंग क्लास में हम पढ़ रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग क्लास में मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्टर, है ना। इंडक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है ना। हम इंडक्टर के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे इंडक्टर से रिलेटेड। तो क्विकली उसको रिवाइज करते एक बार फटाफट, जिससे हमें पता चल जाए कि ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी इंडक्टर को लगा रहे हैं, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज़ अ टाइप ऑफ कॉइल, एक तरह की कॉइल होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द कॉइल। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा था तो हमने इसमें 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे सुबह, है ना। 3 डिफरेंट टाइप के हमने केसेस यहाँ पे डिस्कस किए थे, है ना। इंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है तो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको सुबह बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर आपका करंट कांस्टेंट है, अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रहता, आप इसको एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, अगर करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इस इंडक्टर को इक्विवेलेंट ईएमएफ की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से होगा कि वो उसके ईएमएफ को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो इसमें फ्लक्स जो इंक्रीज होगा, ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। तो ईएमएफ इस तरह से आपका जनरेट होगा कि वो उस चेंज को अपोज करेगा, है ना। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इधर आएगा और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इधर आएगा। इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। अगर करंट आपका टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है ना, अगर करंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ये तीनों पॉइंट्स में बहुत ध्यान से इसको देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर करंट टाइम के साथ आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर करंट आपका टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से जिसका नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होगा, ठीक है। ये तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए थे? ये सुबह की क्लास में हमने डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में, और इनका कंक्लूजन जो निकला था वो यही निकला था कि हम किसी भी इंडक्टर को इस तरह से ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कॉइल होती है इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। इस कॉइल का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टर बना के शो कर देते हैं। इस तरह से मैंने एक रेजिस्टर बना दिया, तो मैं तीनों केसेस में इस रेजिस्टेंस को शो कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जो भी है आपका। तो अब हम इसी पे आगे, अब यही जो है आपका बेस फॉर्म होगा एलआर सर्किट। जब हम पढ़ेंगे अब, तो एलआर सर्किट का जो बेसिक है वो यही है ना। यहीं से आपका बेस फॉर्म होगा एलआर सर्किट के लिए। अगर ये तीनों डिफरेंट केसेस हमें क्लियर हैं कि हम इस तरह से इस अरेंजमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो एलआर सर्किट के प्रॉब्लम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहले अपन बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इसको हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। सपोज करो
हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और उसमें की लगी हुई है और साथ में एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। उसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से सर्किट पे कनेक्ट कर दिया। अब इस इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दे रखा है L के बराबर, और ये जो की है t=0 पे ये ओपन है, ठीक है। इनिशियल टाइम पे हमारी की ओपन है, कुछ टाइम बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। तो जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूँगा, है ना, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी की क्लोज होगी तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही हमें निकालना है कि इसमें करंट जो है वो किस तरह से टाइम का फंक्शन होगा, है ना। करंट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो हमें पता चल गया कि करंट टाइम का फंक्शन होगा यहाँ पे, है ना। अब सपोज करो इसमें आई करंट फ्लो करना शुरू करता है। अब जैसे ये करंट आपका यहाँ पे इंडक्टर में एंटर होगा, है ना, करंट का वैल्यू जैसे ही आपका इंक्रीज होगा तो होगा क्या, करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सिंपल से सर्किट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो इस बैटरी का ईएमएफ ई है, लेट से मान लेते इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इसमें लगाता हूँ, ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। अगर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस सर्किट पे अप्लाई करता हूँ, है ना, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, जितना भी आपका नेट पोटेंशियल होता है क्लोज सर्किट में, है ना, जितना भी आपका नेट पोटेंशियल होता है क्लोज सर्किट में वो ज़ीरो के बराबर होता है ना। नेट पोटेंशियल का जो भी आपका चेंज होता है क्लोज सर्किट में वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हूँ तो मेरा ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है। फिर मैं जब यहाँ से इंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा ईएमएफ होगा क्या होगा, -L/di/dt, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से मेरे को ईएमएफ का वैल्यू देखो किसके बराबर मिल जाएगा, L/di/dt के बराबर, ठीक है। ईएमएफ का वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगा आपको, L/di/dt के बराबर। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट और समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इंडक्टर में, इंडक्टर के जो मैंने आपको 3 डिफरेंट केसेस बताए थे, इसमें फर्स्ट वाला केस तो चलो ठीक है, कांस्टेंट अगर करंट है तो कोई भी आपका ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और आप इस तरह से उसको डील करोगे। लेकिन सेकंड केस और थर्ड केस जो है ना, अगर मैं सेकंड और थर्ड केस की बात करूं तो इसमें जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, L/di/dt के बराबर, ठीक है। L/di/dt के बराबर मतलब मैग्नीट्यूड दोनों केस में आपका सेम रहता है ना, लेकिन साइन दोनों केसेस में ऑपोजिट होती है। पोलैरिटी के हिसाब से हम बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से साइन कन्वेंशन दे देते हैं। अगर सेकेंड केस की बात करूं तो सेकेंड केस में आपका ईएमएफ होता है -L/di/dt, और थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस में आपका ईएमएफ होता है +L/di/dt, ठीक है, L/di/dt, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन हमें यही बता रहा है कि आपका ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में अपोज कर रहा है ना। यहाँ पे देखो आपका बैटरी पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ईएमएफ इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने पॉजिटिव शो किया, और पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम मूव करेंगे तो हमारा ईएमएफ डिक्रीज करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो, ठीक है। तो जनरली हम जो है, आप इन दोनों केसेस में कोई भी एक केस कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि करंट आपका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है क्वेश्चन में, सपोज करो आपको जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है कि करंट आपका टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो आप इन दोनों केसेस में से कोई भी एक एजम्पशन ले सकते हो। और फाइनली अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो मतलब वो थर्ड केस है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेकेंड केस है। मतलब केस बाद में भी डिसाइड हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले से ही आपको पता हो, है ना। जब आपको नहीं पता हो तो आप कुछ भी मान के ट्रीट कर सकते हो उसको, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया किस तरह से हमने ईएमएफ टाइम का फंक्शन निकाल लिया। अब अगर आप देखो तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ई इंटू डी टी विच इज़ इक्वल टू एल इंटू डी आई। ठीक है, इफ़ यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स फ्रॉम 0 टू t, the current will increase from 0 to I in a circuit and time will increase from 0 to t। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल जाएगा टाइम का e इंटू टी विच इज़ इक्वल टू एल इंटू आई। तो देखो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा e इंटू टी अपॉन एल, मीन्स करंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। बात समझ आ रही। तो करंट टाइम का फंक्शन हमेशा होगा तभी हम इस इंडक्टर का कोई सेंस बनेगा। अगर करंट आपका टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा तो ये इंडक्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लक्स का चेंज ही नहीं होगा। अब फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, फिर इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, ये एक वायर की तरह ही ट्रीट करेगा, है ना। इंडक्टर का मतलब तभी होगा जब आपका करंट जो है वो टाइम का फंक्शन होगा। बात समझ आ रही। करंट जब तक टाइम का फंक्शन नहीं होगा तब तक इंडक्टर का कोई भी सेंस नहीं रह जाता। क्लियर है बात सबको, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमें इस तरह का सर्किट गिवन है ना। ये केसेस तो हम डिस्कस कर चुके थे। अब सपोज करो मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है, बड़े ध्यान से देखना, है ना। वापस यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमने एक की लगाई हुई है। ठीक है, इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है विच इज़ कैपिटल आर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दिस ऑल्सो कैपिटल आर, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस। इस तरह का हमें कोई सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे मैंने एक कॉइल लगा दी इंडक्टर की, ठीक है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह का आपका एक सर्किट है। क्लियर है। अब जैसे ही आप t इक्वल टू 0 पे की को क्लोज करोगे, है ना, t इक्वल टू 0 पे सपोज आपने की को क्लोज किया, है ना, और ये वाली ब्रांच में जो करंट है, सपोज करो यहाँ पे करंट आपका I1 है। अब यहाँ पे करंट आपका चेंज होगा ना, डिवाइड होगा। यहाँ पे करंट आपका I2 है एंड ये वाली ब्रांच में करंट हमारा I3 है। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ दे रखा है E के बराबर, और इस तरह का सर्किट अरेंजमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट पता चलेंगे, कैसे हम इंडक्टर और रेजिस्टर्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो यहीं से आपको पता चलना शुरू होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 and what is the value of I3। ठीक है, at t equal to 0 and also you have to find the value of di by dt, di3 by dt at t equal to 0 and at t equal to infinity। ठीक है, इनिशियली इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इनिशियली ये जो सर्किट है ओपन सर्किट है। जैसे ही आप की क्लोज करोगे इसकी, वैसे इसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा, और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, अब पहले हम इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं कि जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर आपका टाइम t इक्वल टू 0 है इस कंडीशन में, तो करंट की वैल्यू 0 होगी। इस कंडीशन में आपकी I3 की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर टाइम t इक्वल टू 0 है तो 0 टाइम पे आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, है ना। t इक्वल टू 0 पे कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं हो रही। बात समझ आई। t इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया, है ना, t इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जिस टाइम पे मैं इस की को क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, इधर करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3, पर ये जो I3 करंट होगी, है ना, ये जो I3 करंट होगी एकदम से तो नहीं एस्टेब्लिश हो जाएगी ना। I3 करंट एकदम से तो एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी,
मतलब इस ब्रांच में करंट आपकी तभी वो इंडक्टर के पास जाएगी जब वो टाइम का फंक्शन होगी। इंडक्टर का इफेक्ट तभी होगा जब आपका करंट टाइम के साथ कुछ इंक्रीज करेगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पे हमने की को क्लोज किया, तो उस इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूँ कि I3 करंट क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी। जिस इंस्टेंट पे मैंने की को क्लोज किया, उस इंस्टेंट पे मेरी I3 करंट क्या होगी, ज़ीरो होगी, है ना। करंट एकदम से चेंज नहीं होगी, सडन चेंज नहीं होगी। इंडक्टर में जो करंट जाती है वो धीरे धीरे करके प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, है ना। जब t इक्वल टू 0 पे आप जब की क्लोज करोगे तो I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I2 के बराबर हो जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे ही हमको बात करनी है सबसे पहले। तो t इक्वल टू 0 पे आपका I1 I2 के बराबर हो जाएगा, और उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू V/R। बैटरी का EMF E दिया हुआ है और नेट रेजिस्टेंस आपका दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो यू कैन से दैट योर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E/2R एंड I3 इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी हमें बात करनी है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या होगा, मतलब जब टाइम का लैग बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा। जब बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा, बहुत टाइम के बाद आपकी जो I3 करंट है ये कांस्टेंट हो जाएगी, ये टाइम के साथ चेंज होनी बंद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब मैं बात करूँगा तो ये I3 करंट जो इंडक्टर में पास हो रही है ये टाइम के साथ चेंज होनी बंद हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होनी क्यों बंद हो गई। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जैसे कि सपोज करो 1 सेकेंड पे अगर मैं बात करूं तो कुछ करंट की वैल्यू होगी I3 की वैल्यू, 2 सेकेंड पे कुछ वैल्यू होगी I3 की, 3 सेकेंड पे कुछ वैल्यू होगी I3 की, है ना। जैसे ही आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पे अप्रोच करोगे तो ये करंट आपकी कांस्टेंट को अप्रोच होने लगेगी, फिर चेंज होना बंद हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम निकलने के बाद I3 करंट जो इंडक्टर ले रहा है उसमें चेंज होना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा तो होगा क्या, इसमें फ्लक्स का चेंज, EMF वगैरह सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। फिर इस इंडक्टर का कोई सेंस फिर नहीं रह जाएगा, है ना। इंडक्टर का सेंस तभी तक है जब तक आपकी I3 करंट की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको ये। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी और t इक्वल टू 0 पे हमें बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है ना। पॉइंट क्लियर हो रहा है ये वाला, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूं तो इस कंडीशन पे हमारा I2 और I3 का वैल्यू क्या होगा, है ना। सिंस द करंट विल बिकम कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस, अगर इस ब्रांच में करंट आपका कांस्टेंट हो गया t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा। इंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। इंडक्टर का सेंस खत्म हो जाएगा, तो इंडक्टर का सेंस अगर खत्म हो गया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें हमारा इंडक्टर नहीं होगा, जिसमें खाली हमारे दो रेजिस्टेंस होंगे, एक रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला और तीसरा रेजिस्टेंस आपका ये वाला। बस ये 3 रेजिस्टेंस आपके होंगे। तो अब ये तो सिंपल सर्किट आपका बन गया, ये तो आपका सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब इस टाइप के सर्किट्स तो हमने ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके। यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे I3 करंट है। तो यहाँ से हम I1, I2, I3 की वैल्यू इजीली निकाल सकते, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इंडक्टर कई बार क्वेश्चंस में आपको, ज़्यादातर क्वेश्चंस में इंडक्टर जो होगा आपको इस तरह से दिया जाएगा क्वेश्चंस में कि उसका कोई यूज़ नहीं होगा। मतलब आपको इस कंडीशन पे पूछा जाएगा कि t इक्वल टू 0 पे बताओ, t इक्वल टू इन्फिनिटी बताओ, जहाँ पे इंडक्टर का यूजुअली कोई सेंस नहीं होता है। खाली इंडक्टर बच्चों को डराने के लिए दे दिया जाता है कि इस कंडीशन में इंडक्टर लगा दिया तो क्या हो। अब बताओ इस क्वेश्चन में इंडक्टर का कोई यूज़ था, इस क्वेश्चन में इंडक्टर का कोई यूज़ ही नहीं था। अगर आपको पता चल जाए कि इंडक्टर का कब यूज़ होगा
इंडक्टर का यूज तभी होगा जब आपका करंट का वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस बात को सबसे पहले समझ जाओ। अगर करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर वहां पे कोई भी काम नहीं करेगा, इंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। अगर इंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा, इंडक्टर का सेंस ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम I1, I2, I3 का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। जो भी लॉ आपको लगाना है यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ आई? एक एग्जांपल और देखते हैं इस टाइप का, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज करो हमें इस तरह का सर्किट दिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ये सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, है ना। एक एग्जांपल और देखो इस तरह का, जिसमें इंडक्टर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे मैंने एक की रखी है, इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और बीचों बीच एक इंडक्टर लगाया हुआ है, इसके बीचों बीच एक इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी अपने एक की रखी हुई है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक और बैटरी दे रखी है, ठीक है। इस तरह से आपको सर्किट दे रखा है। इसका EMF E के बराबर है और इसका EMF 4E के बराबर है। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 2R है, इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, ठीक है। दिस इज योर की S1, दिस इज योर की S2, ठीक। द क्वेश्चन इज दैट इन द सर्किट इफ S1 रिमेन्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर मैं S1 की को बहुत लंबे समय तक क्लोज कर दूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट में ही आपका आंसर होता है। अगर मैं S1 की को बहुत ही लंबे टाइम तक क्लोज कर दूं, है ना, एंड S2 को बहुत ही लंबे टाइम तक ओपन रखूं, S2 को मैंने ओपन रखा और S1 को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। नाउ S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन ऑल्टरनेटली। फिर मैंने क्या किया, S2 को क्लोज किया और फिर S1 को ओपन रखा, ठीक है। मतलब मैंने एक एक करके दोनों की पे एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैंने S1 की को क्लोज किया, S2 को ओपन रखा। सेकेंड कंडीशन में मैंने S2 को क्लोज किया, S1 को ओपन रखा, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ di/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर दैट मोमेंट। मतलब उस मोमेंट के बाद, जैसे ही मैंने S1 की को क्लोज किया, सपोज करो, है ना, और लंबे समय तक इसको क्लोज रखा, S2 को मैंने ओपन रखा, तो उस मोमेंट पे di/dt का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उस मोमेंट पे आपका di/dt का वैल्यू क्या होगा। तो हम एक एक करके दोनों केस डिस्कस करते हैं। पहले मैं वो वाला केस डिस्कस करूंगा जब हमने S1 वाली की को क्लोज किया, ठीक है। पहले हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब हमने S1 की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। S1 की को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। जब आपने S1 की को क्लोज किया ठीक है, S1 की को क्लोज किया, तो आपका EMF देखो किस तरफ चेंज होगा। S1 की को आपने लंबे टाइम तक क्लोज कर दिया, S2 की आपकी ओपन है, तो मुझे बताओ इसमें EMF कितना जनरेट होगा। इस की को मैंने जैसे ही क्लोज करूंगा तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, ये वाली तो ओपन है आपकी, ठीक है। तो करंट आपका इस तरह से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होके ओपन वाली साइड तो जाएगा नहीं, ये वाले करंट आपका इस लूप में क्लोज होता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने S1 को क्लोज किया तो आपका करंट इस तरह से कुछ फ्लो करेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? करंट आपका इस तरह से कुछ फ्लो करेगा, तो EMF कितना जनरेट होगा। अब हम इस क्लोज लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, है ना। इस क्लोज लूप में आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। ये वाला की तो आपका ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा, ओपन की तरफ कोई भी करंट आपका नहीं जा रहा, तो ये आपका एक सर्किट बन गया जो हमने S1 को क्लोज किया, ठीक है। S1 को जब आपने क्लोज किया तो आपका ये वाला सर्किट बन गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, है ना। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका di/dt का वैल्यू कितना जनरेट होगा, di/dt का वैल्यू कितना होगा, है ना। सब लोग ट्राई करके बताओ, इस वाले लूप पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ और मुझे बताओ di/dt का वैल्यू कितना जनरेट होगा। जीरो आ रहा है, कितनों का जीरो आ रहा है, जीरो कैसा है बेटा? हाँ, जीरो किस किस का आ रहा है बताओ, कैसे जीरो आ गया तुम लोगों का? अच्छा, लंबे समय तक क्लोज किया इसलिए आप कह रहे हो कि जीरो हो जाएगा करंट का वैल्यू। बहुत ज़्यादा टाइम तक मैंने इस की को क्लोज कर दिया, ज़्यादा टाइम तक इस की को आप क्लोज करोगे तो करंट की वैल्यू में चेंज होना बंद हो जाएगा टाइम के साथ। करंट की वैल्यू में टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जब आप इसको क्लोज करोगे, लंबे समय तक इसको क्लोज करोगे तो करंट की वैल्यू में टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा ना, तो फिर इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, है ना। लंबे समय तक आप इसको क्लोज करोगे तो इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस करंट में चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो अगर करंट में टाइम के साथ चेंज नहीं होगा इसमें, तो ये इसको मैं इसे एक वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, इस इंडक्टर को मैं एक वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस इंडक्टर को इस वायर से रिप्लेस करूंगा तो इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, और वो कांस्टेंट करंट का वैल्यू क्या होगा, E/R के बराबर। इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा जिसका वैल्यू होगा E/R के बराबर। बात समझ आई आपको? लंबे समय तक आप किसी की को क्लोज रखोगे तो करंट के वैल्यू में टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगा ना। देखो, करंट कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा, t=0 पे कुछ करंट इंक्रीज हुआ, 1 सेकेंड पे कुछ इंक्रीज हुआ, 2 सेकेंड पे इंक्रीज हुआ, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब t=∞ तक मैं अगर बात करूं तो फिर आपका करंट में चेंज होना बंद हो जाएगा, टाइम के साथ करंट में चेंज होना बंद हो जाएगा, तो इस इंडक्टर का कोई सेंस नहीं रहेगा ना। तो मैं इस इंडक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ एक वायर से। अगर मैं इस इंडक्टर को वायर से रिप्लेस कर दूंगा तो ये जो क्लोज लूप फॉर्म होगा इसमें पूरे लूप में करंट आपका कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट करंट का वैल्यू क्या होगा, E/R के बराबर। वोल्टेज लॉ लगा के आप निकाल सकते हो। एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक ही EMF यहाँ पे है। अभी तक ये वाला की आपका ओपन है, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। अभी हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे थे। बात समझ आई सबको? अब सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या किया, इस वाली की को क्लोज किया, S2 वाली की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसको मैंने ओपन कर दिया। S2 वाली की को मैंने क्लोज कर दिया,
है ना, और S1 वाली की को ओपन कर दिया। अब ये वाली ब्रांच में तो ये करंट एस्टेब्लिश जो होना था वो करंट एस्टेब्लिश हो चुका है, I इक्वल टू ई बाई आर। ये वाली ब्रांच में आपका जो करंट है वो एस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही आप सेकेंड वाली की को बंद करोगे, सेकेंड वाली की को आप बंद करोगे, तो जैसे ही आप सेकेंड वाली की को बंद करोगे तो आपका ये वाला क्लोज लूप बन जाएगा, है ना। पहले हमारा ये वाला क्लोज लूप बना था, अब हमारा ये वाला क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो अब इस क्लोज लूप के लिए बताओ क्या di/dt का वैल्यू क्या होगा इस क्लोज लूप के लिए, मतलब जिस मोमेंट पे, अब मैं लंबे टाइम बाद आपको di/dt का वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनना। इस टाइम पे तो क्या था, जब हमने पहला वाला की बंद किया था तो वो मैंने आपको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद पूछा था di/dt का वैल्यू क्या होगा। लेकिन अब जैसे ही हमने सेकेंड वाली की को क्लोज किया, फर्स्ट वाली की को ओपन किया, तो उस मोमेंट पे या फिर उस इंस्टेंट पे, अब मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, उस इंस्टेंट पे di/dt का वैल्यू कितना होगा जिस इंस्टेंट पे आपने इस की को क्लोज कर दिया। तो जिस इंस्टेंट पे आपने इस की को क्लोज किया, उस इंस्टेंट पे ये वाली ब्रांच में इंडक्टर तो है ही, और साथ में इस इंडक्टर में इतना करंट ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। उस मोमेंट पे इतना करंट तो ऑलरेडी था ही ना, इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ था E/R, ठीक है। तो ये करंट तो रहेगा ही रहेगा, और इस इंस्टेंट पे फिर आप इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे उस इंस्टेंट पे, और बताओ di/dt का वैल्यू अब कितना हो। बात समझ आ रही है? अब इस इंस्टेंट पे अगर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाऊं तो देखो मुझे di/dt का वैल्यू कितना मिलेगा। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, अब लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जैसे ही मैंने उस की को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही की को क्लोज करोगे तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जब आप लगाओगे, वी विल गेट L di/dt प्लस E/R इंटू 2R। ये करंट तो एस्टेब्लिश हो ही गया ऑलरेडी E/R के बराबर, इंटू 2R प्लस 4E इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे, उस मोमेंट पे आपको ये, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जिस इंस्टेंट पे हमने की को क्लोज किया है, ठीक है, जिस इंस्टेंट पे हमने S2 वाली की को क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें di/dt का वैल्यू मिल जाएगा उस इंस्टेंट पे। यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ di/dt एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे हमारे di/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। di/dt विल भी, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -6E/L, ठीक है। di/dt का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, -6E/L। बात समझ आ गई? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किस इंस्टेंट पे हमें पूछा गया है। जब भी इंडक्टर के क्वेश्चंस आते हैं जेई में या फिर आपके नीट में, एलआर का जो भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चंस में एक बात कॉमन होती है कि आपको इंस्टेंट पे बात करनी होती है। या तो वो t=0 पे आपसे पूछेंगे, या तो t=∞ पे आपसे पूछेंगे, या फिर उस मोमेंट पे पूछेंगे जिस मोमेंट पे आपकी की क्लोज करी गई है, उस इंस्टेंट पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो। बात समझ आ रही? तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जब आप अच्छे से रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप पे किस इंस्टेंट पे बात कर रहे हो। क्लियर है? अब अगर इतनी बात हम समझते हैं तो आरएल सर्किट के तरफ अब हम और बढ़ते जा रहे हैं, और एलआर सर्किट जो भी है आपका। अब इसमें दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ये दो टॉपिक्स है आपका, एक तो है ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। जो भी आप बोलो, एलआर सर्किट, आरएल सर्किट, एक ही बात है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोर्ड में नहीं आता इस पे कुछ, है ना, बोर्ड पे इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई पे एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में क्या होता है हम सबको पता है, एक इंडक्टर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी तक हम ये सारी कहानी ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आरएल सर्किट का मतलब यही होता है, एक इंडक्टर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बैटरी से और की से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
बैटरी से और की से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इंडक्टर हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एलआर सर्किट बन गया। ठीक है, अब जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे तो अब आपको पूरा फील आ जाएगा, एक्चुअल फील कि इस इंडक्टर के अंदर होता क्या है, मतलब करंट का जो टाइम बिहेवियर होता है। अब वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो समझना बहुत ज़रूरी। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, ठीक है, t=0 पे हमारी की क्लोज हो गई, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो हम इस पे क्या करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर विच इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बड़े ध्यान से इस इक्वेशन को देखें, है ना, ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एल डी आई बाई डी टी वाले टर्म को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, अब अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं तो मैं इसको, ये वाला जो फंक्शन है आपका ई माइनस आई आर, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका डी आई अपॉन ई माइनस आई आर विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो आई का फंक्शन है, ये भी आई का फंक्शन। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करूँगा। अगर टाइम मेरा वेरी कर रहा है 0 से लेके t तक, एल तो मेरा कांस्टेंट है, टाइम मेरा वेरी करेगा 0 से लेके t तक, तो करंट मेरा वेरी करेगा 0 से लेके i तक। ठीक है, इफ आई इंटीग्रेट दिस टर्म, है ना, फ्रॉम 0 टू i एंड 0 टू t, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके बताओ जरा मेरे को, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करो, ई माइनस आई आर को कुछ मान लो, ई माइनस आई आर को कुछ एज्यूम कर लो। सपोज ई माइनस आई आर को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से पी। ठीक है, तो माइनस डी आई इंटू आर विच विल इक्वल टू डी पी, एंड डी आई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस डी पी अपॉन आर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, डी आई की जगह पे लिखूँगा माइनस डी पी अपॉन आर, ई माइनस आई आर को मैं लिखूँगा पी, और लिमिट्स मेरी फिर चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं करंट की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरा पी का वैल्यू होगा ई के बराबर, और जैसे ही करंट का वैल्यू आई रखोगे तो पी का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस आई आर के बराबर, विच इज़ इक्वल टू टी बाई एल। डी टी को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट टी बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस 1/r अगेन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस डी पी अपॉन पी, है ना। डी पी अपॉन पी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट लॉग पी, है ना। डी पी अपॉन पी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एल एन पी, है ना। यू विल गेट एल एन पी minus 1 upon r, and the value of p is varying from e to e minus ir, this is equal to t by l। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो लॉग में, लॉग में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बहुत थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें है, लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस 1 अपॉन आर लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ ए बाई बी, ई माइनस आई आर अपॉन ई। ठीक है, ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी हो जाएगा ना, एल एन ऑफ ई माइनस आई आर अपॉन एल एन ऑफ ई। ठीक है, विच इज इक्वल टू टी बाई एल, इक्वल टू टी बाई एल। तो जब आप रेजिस्टेंस को उस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल
माइनस आर टी बाई एल, और फिर एल को उस तरफ ले जाओगे तो वो ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल को उस तरफ ले जाओगे तो वो ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बोर्ड को क्या हो गया, हाँ देखो ये हो जाएगा एल एन ऑफ ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। अब जब एल को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आर टी बाई एल विच इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस आई आर अपॉन ई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर, 1 माइनस ई की पावर, बड़े ध्यान से देखो, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल विच इज इक्वल टू आई आर अपॉन ई, ठीक है, आई इंटू आर अपॉन ई, ठीक है। तो ये फैक्टर को मैं उधर ले जाऊंगा तो मुझे करंट का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब ये इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि करंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। आपका जो करंट है टाइम के साथ क्या कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंक्रीज एक पर्टिकुलर फंक्शन तक ही करेगा। यहाँ पे आपका करंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका जो इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कुछ टाइम तक ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे t इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप पुट करोगे, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था वो सारे पॉइंट्स आपको इस इक्वेशन से क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पे आपका ये वाला जो फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी ज़ीरो। तो आपका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू कांस्टेंट को अप्रोच करेगा विच इज e by r। If t is approaching to infinity then current will approach a constant value which is e by r। Similarly अगर मैं इस इक्वेशन में t का वैल्यू ज़ीरो कर दूंगा, है ना, तो ये वाला पार्ट आपका e का पावर ज़ीरो जो होता है 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 विल बी ज़ीरो, योर करंट विल बी ज़ीरो, है ना, है ना। तो इसी के बीच में मतलब करंट का आपका कुछ ग्रोथ होगा, t इक्वल टू ज़ीरो से लेके t इक्वल टू इन्फिनिटी तक जो करंट का वैल्यू आपका इंक्रीज होगा, इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट मतलब आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी ये एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर लेगा, एट t इक्वल टू ज़ीरो करंट का वैल्यू वैसे ही ज़ीरो है। तो मतलब जो करंट का ग्रोथ होगा वो इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में होगा, है ना। करंट की वैल्यू का जो ग्रोथ होगा वो इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में होगा, ठीक है। ये दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में होगा। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो इसका कर्व किस तरह का आएगा, देखो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका कुछ इस तरह का कर्व मिल जाएगा, है ना। इसका जो कर्व होगा आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ना, तो एक्सपोनेंशियल का कर्व आपका इस तरह से मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली बोर्ड काफ़ी हैंग हो रहा है थोड़ा, आज ये बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही हैंग कर रहा है ना। देखो इधर ये हमारा टाइम है t और ये हमारा करंट है e बाय r। इन्फिनिटी पे हमारी ये वैल्यू इंक्रीज होके इस तरह से अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी पे ये e बाय r को अप्रोच करेगी और ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो इस तरह से आपको इसका ग्राफ मिल जाए, ठीक है। मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो आपका करंट का वैल्यू होगा e बाय r के बराबर होगा। बात समझ आई? क्लियर है सबको? इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। अब सपोज करो मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। जैसे मैंने बैटरी को कनेक्ट किया था सर्किट में, अब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी।
जैसे ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? आज ये हैंग ज़्यादा ही हो रहा है। ना, अब हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद बैटरी को हटा दिया, इस सर्किट में से बैटरी को हमने निकाल दिया। तो जैसे ही आप बैटरी को निकाल दोगे, है ना, बैटरी को जैसे ही आप इस सर्किट में से निकाल दोगे तो होगा क्या, आपके सर्किट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रह जाएंगे। अभी तक हमारे सर्किट में 3 एलिमेंट्स होते थे, एक रेजिस्टेंस होता था, एक इंडक्टर होता था और साथ में एक बैटरी होती थी। अब हमने बैटरी को सर्किट से निकाल दिया तो हमारे सर्किट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रह गए, एक इंडक्टर रह गया और दूसरा रेजिस्टेंस रह गया। बैटरी को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब आप इस पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ, इस सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ। सपोज करो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो यू विल राइट हियर L di/dt प्लस IR विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, L di/dt प्लस IR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे तो हमें करंट का रेट कितना मिल जाएगा, देखो di/dt विच इज इक्वल टू माइनस IR/L और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे di/i इज इक्वल टू माइनस R/L into dt. When you integrate this from 0 to I and time from 0 to t, you will get another equation और इस इक्वेशन का आपको एस फॉर्म मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट ln I, है ना। सपोज करो अब आपका इनिशियल करंट कुछ I0 था, क्योंकि अब ऑलरेडी हमने बैटरी से कुछ चार्जिंग तो कर ही दी है ना, कुछ ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो चुकी है इंडक्टर में। जैसे ही हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसकी कुछ इनिशियल करंट तो इसमें एस्टेब्लिश हो चुकी होगी ना सर्किट में। तो इनिशियल करंट इसकी सपोज करो I0 है और फाइनल करंट कितनी है, I के बराबर। ठीक है, सिमिलरली टाइम t इक्वल टू 0 से लेके t तक ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट ln I/I0 विच इज इक्वल टू माइनस RT/L माइनस RT/। तो यहाँ पे भी आपको सेम इक्वेशन मिलेगी इस तरह की कुछ, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस RT/L। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीके ऑफ करंट। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डीके ऑफ करंट। मतलब जैसे ही आप सर्किट में से बैटरी रिमूव कर दोगे तो आपकी जो करंट है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इनिशियली करंट कुछ I0 थी, फाइनली करंट डीके होने के बाद कितनी हो गई, I हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जब आप फैक्टर देखोगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना। जो करंट का डीके हो रहा है वो भी एक्सपोनेंशियल हो रहा है, ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हो रहा था और डीके भी कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, इस इक्वेशन में t इन्फिनिटी पुट करोगे तो करंट का वैल्यू कितना हो चुका होगा। इस इक्वेशन में जब हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसमें करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। हालांकि पूरा कंप्लीट 0 नहीं होगा लेकिन 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और जब t इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I0 के बराबर। इनिशियली आपका करंट कितना था, I0 के बराबर। मतलब इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में 0 से लेके आपका जो टाइम इंटरवल है इन्फिनिटी तक का, इसके बीच में हमारी करंट की जो डीके होगी, है ना, फ्रॉम I इज इक्वल टू I0 टू I इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीके ऑफ करंट। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया प्रोसेस।
चार्जिंग मतलब ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, किस तरह से इसकी इक्वेशन वेरी करती है, आपको खाली इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सब क्लियर है ना? ठीक है, तो आज मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप एक बार खुद से ट्राई करना। और इसके बाद इस चैप्टर में मेरे ख्याल से आपका एडी करंट का एक पार्ट रह गया, वो कल हम फिर मॉर्निंग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडी करंट वाला जो पार्ट है वो हम मॉर्निंग में एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।